हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हर दिन की तरह आज फिर से आप सभी के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 के क्लासेस में ग्रांड वेलकम है, जहां पे हम लोग अभी पेपर 1 का प्रिपरेशन करें। और पेपर 1 में हमारा यूनिट 1 आ गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने आईसीटी को कंप्लीट किया, इसके बाद हमने ईवीएस को कंप्लीट कर लिया है, इन्वायरमेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आ गए किसमें, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 में हम लोग अभी एक क्लास कर चुके हैं, ये क्लास नंबर 2 है। ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2 में हम लोग देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। और आपको पता होगा ये क्लासेस इंपॉर्टेंट सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 जो कि दिसंबर जनवरी वाला सेशन है उसके लिए नहीं, बल्कि ये क्लासेस और भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, जो बिहार में बैट का एग्जाम होगा और झारखंड में जेट का एग्जाम होगा, उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि तीनों का सिलेबस इक्वल है। सिलेबस इक्वल है यानी पेपर 1 तीनों का सेम है। तो क्यों ना हम एक तीर से 3 निशान लगा लें। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग अभी तीसरे यूनिट में प्रवेश कर गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और क्लासेस की वीडियो को देख सकते हैं। और हम लोग आज देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। और आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम्स में परसेंटाइल को हटा दिया गया है। आपका रिजल्ट परसेंटेज में आएगा, है ना, रिजल्ट परसेंटेज में आएगा। यानी वो जो परसेंटाइल का झंझट था वो खत्म हो गया है। तो कह सकते हैं कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि किस प्रकार हम इस बार सफल हो जाएं और जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की दिशा में पहला कदम जो होता है वहां पर आप चढ़ जाएं, फर्स्ट स्टेप आप गेन कर लें। यही प्रयास है एग्जाम फाइटर नंबर 1 का। और हम लोग देखने वाला है शिक्षण का स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। और इसमें आप देखेंगे और कुछ बातें भी होगी कि प्रश्न किस प्रकार से आएगा। तो देखिए, शिक्षण का स्तर यानी लेवल ऑफ टीचिंग्स के बारे में विभिन्न सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। और इसी मत को आपको क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है ना। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, और इसका कह सकते हैं फीचर्स क्या है, इस थ्योरी का फीचर्स क्या, इस थ्योरी का मेन टारगेट क्या है। तो देखिए, शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने 3 स्तर निर्धारित किए हैं। मनोवैज्ञानिक और जो भी विद्वान है ना, उसने 3 स्तर निर्धारित किए हैं। शिक्षण के कितने स्तर निर्धारित किए हैं? 3 लेवल इन्होंने टीचिंग्स के निर्धारित किए हैं। कौन कौन से लेवल हैं एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था, जिसको कि हर्बर्ट ने इस मॉडल को दिया है, इसलिए इसको हर्बर्ट शिक्षण मॉडल कहा जाता है। पहला क्या हो गया आपका स्मृति स्तर। स्मृति यानी मेमोरी, है ना। स्मृति स्तर क्या होगा? मेमोरी। स्मृति स्तर मेमोरी लेवल। स्मरण शक्ति स्तर, इसका 2 नाम है, स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर। और यह व्यवस्था किसने दिया है? इस मॉडल को हर्बर्ट ने, इसलिए इसे हर्बर्ट शिक्षण मॉडल कहा जाता है। दूसरा है आपका बोध स्तर या समझ स्तर, है ना। ये आपका अंडरस्टैंडिंग वाला स्तर है, बोध स्तर या समझ स्तर शिक्षण व्यवस्था। इसको मॉरिसन ने दिया है, इसीलिए इसको मॉरिसन मॉडल कहा जाता है। तीसरा है आपका चिंतन, है ना, थिंकिंग लेवल। तीसरा है क्या? चिंतन स्तर, थिंकिंग लेवल, या इसी का दूसरा नाम विचारात्मक स्तर। और यह व्यवस्था किसने दिया? हंट ने, इसीलिए हंट मॉडल इसे कहा जाता है। आपसे सीधा प्रश्न 3 प्रश्न यही से आ जाएगा कि बोध स्तर या समझ स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल शिक्षण का जो मॉडल है वह किसका है? तो मॉरिसन का है। चिंतन स्तर का शिक्षण मॉडल किसका है? तो हंट का है। स्मृति स्तर का शिक्षण मॉडल किसका है? तो वो हमारा हर्बर्ट महोदय का है। तो 3 प्रश्न यही से बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। आप इनके नाम को याद रखिएगा, इन्हें कौन सा सिद्धांत याद रखिएगा, है ना। स्मृति स्तर हर्बर्ट, बोध स्तर मॉरिसन और चिंतन स्तर हंट। अब हम लोग देखेंगे स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर, जिसको कि हर्बर्ट मॉडल कहा जाता है ना। मेमोरी लेवल, जो आपका मेमोरी लेवल जिसे कहते हैं मेमोरी लेवल या हर्बर्ट टीचिंग मॉडल, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या इसका फीचर्स है, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट्स है जहां से प्रश्न बनेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। एक प्रश्न आपसे ऐसा भी आ सकता है, कौन सा शिक्षण अधिगम स्तर शिक्षण अधिगम का सबसे आरंभिक स्तर या सबसे निचला स्तर है? तो वो आपका कौन होगा? स्मृति स्तर। स्मृति स्तर सबसे
निचला स्तर है। पहला पॉइंट आपसे यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है ना, शिक्षण का कार्य केवल स्मृति पर निर्भर होता है। शिक्षण का कार्य स्मृति पर निर्भर होता है, मेमोरी पर निर्भर होता है, इसलिए इसका नाम है स्मृति स्तर। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही निम्न मानसिक धरातल पर अपने शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। यह सबसे निम्न या सबसे लो लेवल होता है ना, लो लेवल की शिक्षण व्यवस्था इसे कहा जाता है। अतः स्मृति स्तर का शिक्षण भी कहा जाता है इसे, क्योंकि सारा ब्रेन से जुड़ा हुआ है ना, स्मृति से जुड़ा हुआ चीज है, इसीलिए इसको स्मृति स्तर का शिक्षण भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मुख्य फोकस होता है हमारा कि रटाने पर, यहाँ पे समझने पर कम और चीजों को रटाने पर ज्यादा फोकस रहता है। इस स्तर में क्या होता है, इस लेवल में शिक्षण अधिगम का उद्देश्य जो होता है, मेन उसका उद्देश्य ये होता है कि रटा लिया जाए, है ना, सामग्रियों को बच्चों को रटा देना है। ये सबसे आरंभिक स्तर, जिससे बच्चों को आप देखेंगे जो LKG है ना, KG सेक्शन का बच्चा है, वो बड़े बड़े राइम्स को याद कर लेता है। ठीक है, ठीक है, आप देखें जोनी जोनी यस पापा याद कर लिया है ना, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार याद कर लिया है। क्या उसे पढ़ना आता है टिंकल टिंकल? नहीं, जोनी जोनी पढ़ना भी नहीं आता है ना वो, लेकिन उसको रट लिया है, यानी उसको सीधे याद करा दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रटाने पर बल दिया जाता है। आरंभिक स्तर में पहला जो बेसिक उनको जानना चाहिए वो उसको याद यहाँ पर करा दिया जाता है। यह आगे के लिए बेस का काम करता है। ठीक है, आगे के लिए अगला लेवल में जाने के लिए उसको बेसमेंट का काम करता है, बेस का काम करता है ये वाला लेवल, जहां रट के जो जरूरी चीजें हैं उसको याद करा दिया जाता है। और यह क्या करता है, अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करता है। जैसे मैंने पहले कहा, यह अन्य जो आगे के जो लेवल है टीचिंग का, उनके लिए एक अच्छा बेस का काम करता है। जो चीजें याद रखनी चाहिए बच्चों को, उसे अच्छे से रटा के एकदम बिल्कुल याद कर दिया जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल में बात करें तो यहाँ पर मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसके मॉडल में जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल का वर्णन हर्बर्ट ने किया है। स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल का वर्णन किसने किया है? हर्बर्ट ने। जैसे हमने पहले ही कहा, पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है, स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल का वर्णन किसने किया है? तो हर्बर्ट ने। इस मॉडल के प्रारूप का वर्णन 4 पक्षों में किया गया है। अगर पूरा इनका स्ट्रक्चर देखें, प्रारूप देखें, तो ये पूरा 4 पॉइंट्स में इसको हम वर्णन इसका कर सकते हैं। पहला कि इस मॉडल का उद्देश्य क्या होता है ना, स्मृति स्तर या मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है पहला, वो क्या होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस मॉडल का एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को क्या देना है, उनका टारगेट क्या रहता है इस मॉडल में। तो देखिए, पहला जो टारगेट रहता है, उद्देश्य रहता है उनका, स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में निम्नांकित क्षमताओं का विकास करना। कौन कौन सा क्षमता का विकास करना है? सबसे पहले मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, यानी कि वो याद करें, किस प्रकार से याद करने की उनके अंदर कैपेसिटी जागे, चीजों को मेमोराइज कर सके। इसके लिए उसके मानसिक का जो का स्थिति है उस पर हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। टीचर उनका प्रशिक्षण देता है किस प्रकार वो चीजों को याद कर सके। हो सकता है कुछ ट्रिक अपनाए, है ना, ट्रिक अपना कर याद करे। दूसरा, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना। अगर मान लीजिए किसी को आगे आप पढ़ना सिखाएंगे इंग्लिश में या हिंदी में, तो सबसे पहले उसको बेसिक क्या देना होगा? तथ्य। अगर इंग्लिश पढ़ने सिखाना है, अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए, तो तथ्यों का हम लोग उसको ज्ञान देंगे, ABCD पढ़ाना सिखाएंगे। या अगर हिंदी का है तो क ख पढ़ना सिखाएंगे। जो बेसिक होता है सबसे पहले उसको वो बताएंगे, तथ्यों का ज्ञान करेंगे। फिर क्या करेंगे? सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण रखना। जो सीख गया है उसको वो मेमोरी में बनाए रखे, इन्हीं की भूले आज बताए कल भूल गया, उसको प्रत्यास्मरण रखना है, मेमोरी में बनाए रखना है। ठीक है, वो स्टैंड आप बना रहे हैं। तीसरा है, चौथा है, सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना तथा पुनः प्रस्तुत करना। जो सीख गया है वो उसे पुनः दोहरा पाता है कि नहीं, जो सीख गया है वो फिर से उस चीज को बोल पाता है कि नहीं, उस चीज को यहाँ पर करना है। 4 उद्देश्य उनके, 4 उद्देश्य हैं। तो पहला जो उन्होंने 4 इस मॉडल का जो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स में उसका डिवीजन किया है इस मॉडल को समझने के लिए, उसमें पहला हम लोगों ने एम के बारे में देखा, तो उसके 4 उद्देश्य थे, 4 एम था, उसको हमने देख लिया। दूसरा, इस मॉडल का जो सही इस मॉडल के बारे में जानना है तो इस मॉडल की संरचना को जानना होगा, स्ट्रक्चर को। इस मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल के स्ट्रक्चर
से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है ना। हर्बर्ट ने, जो इसके प्रस्तावक थे, उसने शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया। इस संरचना, उनका जो स्ट्रक्चर है, इसमें इसने 5 सिद्धांत दिए हैं जिसको पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। हर्बर्ट का ये पंचपदीय प्रणाली में एक है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को इसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दिया है? प्रेजेंटेशन को। हर्बर्ट ने उनके जो भी पंचपदीय, इसने जो यहाँ पर संरचना प्रस्तुत की है, उसमें पांच कर सकते हैं यहाँ पर, उसको पॉइंट्स में इसने डिफाइन किया है। इसी को हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो हर्बर्ट की पंचपदीय स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। तो ये अगर देखा जाए, आपसे ये पूछ दिया जाएगा दूसरा प्रश्न दूसरे तरीके से कि जो हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग है या शिक्षण का जो स्तर है, इसमें पंचपदी प्रणाली किसकी देन है ना? पंचपदी प्रणाली किसकी देन है? तो ये आपका हर्बर्ट का। तो कौन कौन से पॉइंट्स, इसने 5 पॉइंट्स दिए हैं जिसको पंचपदी प्रणाली कहा जाता है, उस पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हर्बर्ट के 5 सोपान, जिसको पंचपदीय कर सकते हैं, सोपान भी कर सकते हैं, ये कौन कौन से हैं इसको देखेंगे। तो हम इसको छोटा कर दे ताकि 5 पॉइंट्स आपको एक साथ दिखे। ये 5 इसने, इसी के ये 5 पॉइंट्स को उसकी पंचपदीय सोपान कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले टीचर क्या करता है? सबसे पहले टीचर को क्या करना है? तैयारी। सबसे पहले क्या करना है? तैयारी, यानी प्रिपरेशन करना है। दूसरा क्या करना है? प्रस्तुतिकरण। उसका उसको प्रेजेंटेशन करना है, प्रेजेंट करना है। तीसरा क्या करना है? तुलना एवं समरूपता, है ना? तुलना, कंपैरिजन एंड सिमिलरिटी। चौथा करना सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। और चौथा करना हमारा एप्लीकेशन, यानी उसका उपयोग। एक एक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तैयारी करना क्या हुआ? प्रिपरेशन। जब कोई टीचर क्लास में जाएगा, है ना, तो उसके पहले वो प्रिपरेशन करेगा, जिसको कह सकते हैं पाठ्यिका बनाना। आप अगर समान शब्दों में समझे, पाठ्यिका बनाना कि हम किस प्रकार चीजों को तैयार करेंगे, है ना। वो पहले चीजों को तैयार करता है। ठीक है, वो चीजों को क्या करेगा? पहले तैयार करेगा। इसके बाद वो दूसरा क्या करेगा? इसको प्रस्तुत कैसे करेंगे, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि उसे मान लीजिए जोड़ पढ़ाना है, उसे क्या पढ़ाना है? जोड़ पढ़ाना है। तो तैयारी क्या करेगा? मान लीजिए कुछ सिंबल दे देगा। मान लीजिए कि बच्चा से पूछेगा ये किस चीज का सिंबल है, क्या तुम लोग को पता है? तो बताएगा हाँ सर, जोड़ का पता है। तो जो उस चीजों पर लाया जाएगा, जो वो पढ़ाना चाहता है ना, वो बच्चों से पहले बुलवाना चाहेगा उस वस्तु के या उस तथ्य के बारे में बच्चे कितने जान रहे हैं। तो पहले बच्चे के मुंह से ही उस चीज को निकलवाया जाएगा, उनसे वो कुछ सवाल करेगा, है ना। टीचर क्या करेगा? कुछ सवाल लिख के लाएगा और उससे सवाल करेगा। ठीक है, अगर बच्चे से ही वो जवाब आ गया तो ये कहते हैं उनकी तैयारी वाला चरण कंप्लीट हो गया, कि बच्चा से ही हम उस तथ्य को बुलवा लिए। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल के, जोड़ बताना है, ये साइन दे दिए कि ये किसका साइन है? जोड़ का। बच्चा बोल रहा है जोड़, यानी जोड़ को वो समझ रहा है, जोड़ के बारे में जान रहा है। ठीक है, उसके बाद आप इसको प्रस्तुत कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे? वो प्रेजेंटेशन पर जोर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर प्रस्तुत करना हो, एक तरफ हम 4 बच्चे को रख दिए, एक तरफ 5 बच्चे को रख दिए, और बोले उधर कितना है? लेफ्ट में 4, राइट में कितना है? 5, और फिर सब मिल जाओ। अब कितना हो गया? क्या हो गया? 9। तो ये प्रस्तुत करना है ताकि बच्चा देखिए, प्रेजेंट करनी है ना। देख लिया एग्जाम्पल के रूप में, 5 + 4 9 होता है। ये प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन कैसे करेगा इसके बारे में फिर बात करेगा। फिर तुलना एवं समरूपता, फिर कंपैरिजन और सिमिलरिटी। ठीक है, कंपैरिजन करेगा, सिमिलरिटी करेगा, यानी क्या? दूसरे चीजों से। फिर एग्जाम्पल के तौर पर उसको ये नहीं कि जब हम 4 और 5 बच्चों को जोड़े, यहां से नहीं, इससे मिलता जुलता तथ्य हम पेड़ के आम को ले सकते हैं, या इधर 10 पेड़ है उधर 5 पेड़ है उसको ले सकते हैं, या फिर 4 बॉल है 2 बॉल, यानी उससे मिलता हुआ और भी चीज उसको हम देंगे। ठीक है, और भी चीजें देंगे मिलता जुलता, तुलना और समरूपता से फिर इसको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर चौथा हमारा सामान्यीकरण, अब जनरलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, माने उसमें रेंडमली कुछ भी पूछा जा सकता है जोड़ से जुड़ा हुआ, है ना। जोड़ से जुड़ा हुआ चीज, जैसे मैं एग्जांपल आपको जोड़ दे रहा हूँ, एडिशन दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जिस चीज को हम पढ़ाएंगे फिर उसको जनरलाइजेशन कर देंगे। ये नहीं कि हम पहले उसको समझाने के लिए एक ही तरह की चीजों को पूछे, है ना, फिर उसको कंपेरिजन और सिमिलरिटी के रूप में फिर बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जनरलाइजेशन रेंडमली कर देंगे उसको, है ना, कहीं से भी उसको पूछ सकते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? उपयोग।
इसका दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो ये जो 5 पॉइंट है ना, इसी को कहते हैं पंचपदीय सोपान। किसका है? हर्बर्ट महोदय का है। ठीक है, ये उनके 5 सोपान हो गए। इसके बाद जिस प्रकार उसने पूरा स्मृति मॉडल को जो उन्हें दिया है, स्मृति मॉडल को, उसको 2 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। दूसरा में हमारा जो पंचपदीय प्रणाली आ गई। अब तीसरा जो पॉइंट ये बताते हैं वो है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली, इसमें वो कहना, उनका कहना है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व है। सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व है। यहां पर इसमें वो क्या कहते हैं कि छात्र का स्थान शिक्षण में गौण रहता है। यानी स्मृति स्तर के शिक्षक में, स्मृति स्तर के शिक्षण व्यवस्था में क्या होता है? छात्र का स्थान गौण रहता है। छात्र का विशेष महत्व यहाँ पर नहीं रहता है। वह केवल श्रोता का कार्य करता है। जो टीचर कर रहा है वह बस सुन रहा है, क्योंकि इस लेवल में जो बच्चे होते हैं, लर्नर होते हैं, वो सवाल जवाब टीचर से नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ टीचर की बातों को सुनते हैं, है ना। आप देखते होंगे जो निचला क्लास होता है वहां पर बच्चे सवाल नहीं करते हैं, वहां पे सारा कुछ टीचर ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? वो श्रोता का कार्य करता है और शिक्षक को आदर्श मानकर उनका अनुसरण करते हैं। यानी टीचर जो जो बोल रहा है उसका सिर्फ वो अनुसरण करेगा, वो सवाल जवाब ज्यादा नहीं करेगा। तो ये इनका तीसरा सामाजिक प्रणाली में इनका ये मुख्य पॉइंट है। आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है, किस शिक्षण स्तर में जो छात्र होता है उसकी स्थिति गौण होती है, यानी नहीं के बराबर होती है। तो किसमें? स्मृति स्तर में। किस शिक्षण स्तर में छात्र श्रोता के रूप में कार्य करता है? तो स्मृति स्तर के शिक्षण प्रणाली में। अब इनका जो चौथा इसने पॉइंट दिया है मूल्यांकन प्रणाली। इसमें मूल्यांकन प्रणाली किस प्रकार रहता है? स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल में मूल्यांकन प्रणाली या इवैल्यूएशन सिस्टम किस प्रकार रहेगा? तो उनमें इसका कहना है स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक और लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। इसमें मौखिक या लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन कैसा? मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। परीक्षा में रटने की यानी स्मरण करने क्षमता पर ही अधिक बल दिया जाता है। एग्जाम्स भी जो होता है वहां पर उसको रटने, स्मरण कराने पर ज्यादा जोर दिया जाता है मूल्यांकन प्रणाली में। इसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्रत्यास्मरण होने वाले पद आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, बच्चे को लिखना ना पड़े। 4 ऑप्शन रहेगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से रहेगा, है ना। स्टार्ट में कुछ लिख दिया जाएगा और बीच में डॉट डॉट कर दिया जाएगा, है ना। इसके इधर सेंटेंस रहेगा और बीच में डैश कर दिया जाएगा। वो इसको याद अगर उसको है, मान लीजिए अगर हमने उसको डिजिट पढ़ाया है ना, 1 से लेकर 10 तक, तो 1 2 लिख देंगे, फिर डैश छोड़ देंगे और उसके बाद फिर आपका 3 छोड़ देंगे, 4 5 लिखेंगे। तो यानी वो याद करके यहाँ पर लिखेगा कि नहीं, बीच में यहाँ पर हमारा 3 होगा। ठीक है, बीच में 3 होगा, वो याद करके यहाँ पर लिखेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को मूल्यांकन प्रणाली में हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आज जो हमारा लेक्चर था बेसिकली वो हम लोगों ने जो शिक्षण के 3 स्तर यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा, उसमें से पहला स्तर को हमने देख लिया है। ठीक है, कल हम लोग और 2 स्तर जो है आपके से स्टार्टिंग में ये वाला जो स्लाइड है इसमें हमने क्या देखा, शिक्षण के 3 स्तर। शिक्षण के कितने स्तर है? मनोवैज्ञानिकों ने या जो भी विद्वान है, स्कॉलर है, उसने शिक्षण के 3 स्तर बताए हैं। तो 3 स्तर में से आज हमने पहला स्तर जो था आपका स्मृति स्तर, ठीक है, मेमोरी लेवल, इसको हमने देख लिया। इसे हर्बर्ट महोदय ने दिया था और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनेंगे उसके बारे में हमने बात कर ली। तो आगे के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, कल बोध स्तर, है ना, यानी कि बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि मॉरिसन महोदय ने दिया है इसके सिद्धांत को, उसके बारे में देखेंगे। और तीसरा देखेंगे हमारा जो थिंकिंग लेवल है उसको देखेंगे कल के क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। और ऐसे एग्जाम फाइटर नंबर पे लगातार क्लासेस जारी है। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ एवरीडे 8 PM को आपको यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 और जेट बैट के पेपर 1 की क्लासेस चल रही है। और ये क्लासेस बिल्कुल एग्जाम तक चलेगी और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है। और इसका PDF नोट्स भी आपको बस क्लासेस के आधे घंटे के अंदर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको डेली लेक्चर चाहिए, डेली सुनना है लेक्चर, डेली आप क्लासेस करना चाहते हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को अभी ही क्लिक कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।